या सो मैं श्रिया हूँ। मैंने अपनी बीएससी इन केमिस्ट्री की है फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमएससी इन केमिस्ट्री की है फ्रॉम आईआईटी मंडी। ओके, मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैंने कुछ एंट्रेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, आप लोग ने शायद चेक भी किया होगा। मैंने बैचलर्स के टाइम पे DUMSC एंट्रेंस और IIT जैम क्वालिफाई किए हुए हैं, और अपनी मास्टर्स के टाइम पे मैंने गेट, नेट का लेक्चररशिप और नेट का JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने ये तीनों एंट्रेंसेस अपनी बैचलर्स मास्टर्स के टाइम पे क्वालिफाई किए हैं। ओके, तो ये ब्रीफली मेरा इंट्रोडक्शन था, बाकी टाइम के साथ आप लोग को और पता चलती रहेंगी बातें। तो आप लोग ने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पहले सुना ही है, केमिस्ट्री सीखी है पहले, राइट? साइंस में आपने एक ब्रांच सीखी थी केमिस्ट्री, है ना? तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? थोड़ा सा जोर से, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिकल, क्या कुछ केमिकल जैसी आवाज आ रही है ना? बोलो बोलो, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिकल्स की स्टडी, है ना? सब लोग का यही मानना है। आप लोग ने जब पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी थी, पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ी होगी। फर्स्ट चैप्टर क्या था, याद है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो फिर केमिस्ट्री अगर केमिकल्स की स्टडी है तो मैटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? देखो, सच्चाई ये है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री असल में मैटर की स्टडी है। ये अलग बात है कि मैटर की प्रॉपर्टीज में आप केमिकल रिएक्शंस और जो भी आप बॉन्ड्स बनाना सीखते हो, ये सारी बातें सीखते हो। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? यस यस, एंड स्पेस इज वॉल्यूम अल्टीमेटली। तो हर वो चीज जिसका कुछ मास है और जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, दैट इज मैटर। ये बात आपने पढ़ रखी है ना? तो मैटर हर वो चीज है जो मास ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ वॉल्यूम हो। जैसे कि हम लोग, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेज है वो सब मैटर है ना? हमारे आसपास जो भी चीजें वो सब आप मैटर में कंसिडर कर सकते हैं। आपने उस टाइम बचपन में सीखा होगा मैटर क्या है, किन चीजों को मैटर बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैटर की डिटेल डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर या टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो केमिकल बॉन्डिंग से है। अगर आप लोग ने थोड़ा सा 11th क्लास की बुक देखी हूँ तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का। अब आपको ऐसा लगेगा सीधा चैप्टर 4, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ या जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पर भी बेस्ड है, और हम कुछ चीजें न्यू भी लेके चलेंगे, है ना? ऑब्वियसली अब हम 11th में आ गए। ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं? नाम में लिखा है केमिकल बॉन्डिंग, यानी आप बॉन्ड्स के बारे में सीखने वाले हो, बॉन्डिंग के बारे में सीखने वाले हो। आपने सीखा कि मैटर में एटम्स होते हैं, एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है वो चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, है ना? तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी केमिस्ट्री आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर, उस पूरी केमिस्ट्री में ये चैप्टर आपका सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना? इस चैप्टर से आप डायरेक्टली एप्लीकेशंस लोगे पूरे आगे जब केमिस्ट्री में अप्लाई करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको बॉन्ड्स पता होंगे तभी तो आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला ना केमिस्ट्री क्या है, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी, राइट? तो फिर वो चीजें हम तभी ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। ओके, इतना आया? कोई डाउट इतनी बात में? शुरू करें केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है? तो पहली बात हमने बात की बॉन्ड्स के बारे में। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या है, कोई बताएगा? बॉन्ड्स तो बनाए हैं आपने, जोर से बोलो। पहली बात हम लेके चल रहे हैं, व्हाट इज अ बॉन्ड? जोर से बोलो, क्या है बॉन्ड? एक चीज निकल के आई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। सब सहमत हैं? कोई और नई बात? थोड़ा जोर से, आप लोग पीछे हो, मुझे आवाज नहीं आएगी ना, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज जोर से बोलो। कॉम्बिनेशन, चलो, मतलब दो चीजें जुड़ रही हैं तो बॉन्ड है ना? तो ऐसे कुछ कुछ बातें आप लोग, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। हमने सब कुछ पढ़ लिया, बॉन्ड्स बनाए हैं ना,
सबने बनाए हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता बॉन्ड होता क्या है। देखो, बॉन्ड होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो एटम्स जो घूम रहे थे यहाँ वहां, अपनी मर्जी से यहाँ वहां घूम रहे थे, अगर उन दोनों को बॉन्ड बनाना है मतलब उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होनी जरूरी है, राइट। ऐसे ही कोई किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होनी जरूरी है। क्या होता है, कैसे होता है, आगे डिटेल में सीखेंगे। अब मुझे बताओ फिर बॉन्ड बन क्यों रहा है, कोई बॉन्ड बनाई क्यों रहा है। अच्छा भला हाइड्रोजन एटम घूम रहा था, उसको क्या शौक चढ़ा था कि उसने दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन किया, क्या हुआ ऐसा, वाई इज अ बॉन्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है क्यों बनता है बॉन्ड। हाँ, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए पर बात घूम फिर के यही आएगी। आपने ये सीखा होगा कि बॉन्ड कैसे बनाते थे आप, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आ जाते थे, है ना, राइट। तो बॉन्ड किस लिए बनता था, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, है ना, ताकि हम नोबल जैसे हो सके। क्यों भाई, क्यों हम नोबल जैसा होना चाहते हैं। नोबल गैसेस क्या हैं, दे आर स्टेबल, है ना, नोबल गैसेस आर स्टेबल। तो हमें बेसिकली बॉन्ड इसलिए बनाना है ताकि हम स्टेबल हो सके। हम मतलब एटम, ठीक है, हम एटम्स हैं अभी। तो बॉन्ड क्यों बन रहा है, टू अटेन स्टेबिलिटी। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी ये आपने अभी अभी बताया, नोबल जैसा बनके। यानी कि नोबल गैसेस में क्या होता है, आगे लिख देते हैं कैसे आई स्टेबिलिटी, बताओ। नोबल गैसेस में ऐसा क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, सारे जो भी शेल्स हैं उनमें वो सब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना। तो हाउ इज स्टेबिलिटी अटेन्ड, स्टेबिलिटी अटेन कैसे कर रहे हैं, बाय ऑक्टेट कंप्लीशन, है ना, पूरा का पूरा ऑक्टेट भर के। ओके, इतनी आई हमें बात समझ। इन बातों में कोई डाउट, ये सबसे बेसिक है केमिस्ट्री का, इनमें कोई डाउट। अब से हमें याद रहेगा, अब से हमें पता है ना कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बन रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स है, क्यों बन रहा है, ताकि स्टेबिलिटी आ सके। स्टेबिलिटी कैसे आती है, ऑक्टेट कंप्लीट करके। हर एक चीज को सोच के चलना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि बस चीजें सुन ली और रट ली और कर दी, है ना, हमें हर चीज को समझना है क्यों होता है, हर चीज के वट वाई, WH फैमिली बड़ी है ना इंग्लिश में, हर चीज के WH फैमिली में घुस जाया करो, जानने की कोशिश किया करो उसकी डिटेल्स, है ना, ठीक है। चलो अब हमें देखना है ऑक्टेट कंप्लीशन कैसे हो सकता है। तो एक जवाब दे नहीं सकते, है ना। अब आप क्या करोगे, आप भाई पैसे मिलाते हैं दोनों को, एक ही सेम चिप्स खाने हैं, पैसे मिलाएंगे, दोनों लेके आएंगे और शेयर करके खाएंगे, है ना, यही करते हो, राइट। तो जब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये लूज करेगा, इसे एक ही चाहिए, या तो एक दे दे या एक गेन कर ले। वो कहते हैं मैं दोनों ही नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन कोई और एक और इलेक्ट्रॉन लेके आए और मेरे से शेयर कर ले, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, उसके पास ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही एक और हाइड्रोजन आया, उसके पास उसका एक और इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग हैं, मैंने एक को डॉट से रिप्रेजेंट किया, एक को स्टार से। क्या इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, अगर मैंने इसे डॉट से बनाया, इसे स्टार से बनाया, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं सच में। अगर मैं किसी मैटर के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्या वो डिफरेंट होंगे, यस यस और नो, नहीं। देखो किसी भी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन, देखो अगर अलग इलेक्ट्रॉन होता तो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में फिट ही कैसे होता, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन अलग होता तो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में फिट ना होता, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग नहीं है, कहीं भी किसी भी मैटर में सेम इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, सबका मास सेम है, वही चार्ज है, वही मास है, सब कुछ सेम है, वही सेम इलेक्ट्रॉन है, बस फर्क किस बात का है, कहीं आप लूज कर रहे हो, कहीं गेन कर रहे हो। यहां मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूं, है ना, यहां सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें फर्क पता चले, एक हाइड्रोजन का ये है, एक हाइड्रोजन का ये, बस ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये हाइड्रोजन कह रहे हैं मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। आपने सीखा होगा इस हाइड्रोजन के घर में भी दोनों इलेक्ट्रॉन
इस हाइड्रोजन के घर में भी दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनाते थे। फिर आप कहते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, ऐसा सुना था। तो आप कहते थे इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बना है एक बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड ये डंडा होता है, बॉन्ड डंडा है, बॉन्ड डंडा है नहीं, बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, है ना। बॉन्ड डंडा क्या है, डंडा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड डंडा नहीं है ना। आया हमें, ठीक है। तो ऐसे करके आपने और भी मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, है ना। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सीखा था। फिर आए थे आप CH4 मॉलिक्यूल पे बनाए थे, 10th क्लास में किया है हमने ये, है ना। चलो तो एक CH4 और बना के देख ले, ये कौन सा बॉन्ड है। इस बॉन्ड को आप बोलते हो, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल बनाया था, सीखे एक बारी, ठीक है। चलो इसको इरेज कर सकती हूं, ओके। CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। पीछे से कहीं से आवाज आई। एक कार्बन वाली एल्केन क्या कहलाती है, मीथेन। एक कार्बन की एल्कीन होती है, एक कार्बन वाली एल्कीन होती है नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि डबल बॉन्ड किसमें होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में, है ना। दूसरी कार्बन होगी तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक कार्बन की एल्कीन या एल्काइन नहीं होती, है ना। चलो मीथेन बनाना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 4, है ना। ये आपने सीखा था, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बोलते थे ना कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही लिख देते हो, है ना। ये चीज तो अभी की हमने, है ना। तो ये हमें समझ में आया। अब ये देखो, ये एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4। देखो ये बनाने का सबसे आसान तरीका, जब भी आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो, लुईस स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, पढ़ा था 10th में। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं, लुईस तो साइंटिस्ट का नाम था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया डॉट्स की हेल्प से, तो इसीलिए इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आपको जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर मोस्ट शेल से आते हैं, है ना, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो अंदर वाले ऑलरेडी स्टेबल हैं, उनको जितना होना चाहिए था उतने ही है ना। इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही हैं जितना उन्हें होना चाहिए था, तो वो क्यों बॉन्ड बनाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहर क्या हो रहा है ना। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी ये सब बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आया, है ना। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने चाहिए, 4, है ना। तो 4 देगा ना 4 लेगा। आपने 10th में रीजंस पढ़े होंगे, याद है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो क्या होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो क्या होगा। दोनों ही आप बोलते थे एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते, दोनों में एनर्जी साथ नहीं देती। खैर कभी जब हम कार्बन के बारे में सीखेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे, अभी इस पे आते हैं, ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको शेयर करने होते हैं, जितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को बीच में रखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको 5 रुपए चाहिए थे लेस के लिए, तो 5 रुपए आपको भी देने पड़े, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए उतने ही इसे बीच में रखने पड़ेंगे, राइट। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन में इधर दिखा देती हूँ, एक यहाँ दिखा देती हूँ, एक यहाँ दिखाती हूँ और एक यहाँ दिखा देती हूँ, सिमेट्रिकल बनाने के लिए। बना कहीं भी सकते हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, उसने एक ही लेना था। जितने लेने होते हैं उतने बीच में रखने होते हैं, एक ही लेना था, एक ही था, तो उसने उठा के अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। हाइड्रोजन का घर तो बन गया, है ना, हाइड्रोजन का घर बन गया, राइट। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, इस हाइड्रोजन का भी घर बन गया। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इस हाइड्रोजन का भी घर बन गया।
यहाँ एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, इसका भी घर बन गया। बन गए सबके घर, कार्बन अभी भी रह गया, है ना। तो कार्बन को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जब उसने 4 बीच में रखे तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल गए, है ना। दिख रहे हैं, 8 पूरे हो गए, बना दो उसका घर। आया तो आसान तरीका आपको, पहले यहां ही बैठो ना। आसान तरीका क्या है इन्हें बनाने का, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उन्हें बीच में रख दो। हमेशा इन्हीं चीजों की कंफ्यूजन होती है ना, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रखें। तो आज वो क्लियर हो गई, जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें बीच में रख दो, जितने उसे चाहिए उतने ही उसे शेयर करने पड़ेंगे, है ना। तो ये बन गए 4 बॉन्ड्स। कैसे बनाओगे, डंडे दिखा के, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर, एक ऊपर एक नीचे, बन गया मीथेन मॉलिक्यूल। क्या ये मीथेन का सही स्ट्रक्चर है? नहीं ना, मीथेन का सही स्ट्रक्चर बताऊंगी, पर अभी थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें। मुझे 2 पेन्स चाहिए। देखो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रही हूं मैं। दिख रहे हैं? ठीक है। ये बीच में जहां मेरा हाथ है, यहां क्या है, कार्बन, है ना। यहां कार्बन है, यहां एक हाइड्रोजन है, राइट। यहां एक हाइड्रोजन है ना। यहां एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन हो गई पूरी, है ना। इसे बोलते हो टेट्राहेड्रल। ये हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से पढ़ना है ना। हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। आया, है ना। एक चीज दिखाऊं, जादू दिखाऊं, नहीं दिखाऊं? अच्छा देखो, मैंने इसे पलट दिया, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। यहां से पलट दिया, वैसा ही दिख रहा है ना। पीछे वालों को दिख रहा है, वो मेरा हाथ मुड़ रहा है ना, इतना इंसान हूं मैं भी, पर इतना दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है, पहले जैसा ही है। मतलब कि देखो, वैसे मैं यहां से भी घुमा सकती हूँ, वैसा ही होना चाहिए, वो मेरा हाथ ज्यादा ही मुड़ जाएगा, तो रोबोट तो नहीं हूं मैं। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो CH4 का स्ट्रक्चर है, इसे आप कहीं से भी देखो वो वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिख रहा था, समझे। कहीं से भी देखो, जैसे एक स्फेयर होता है ना, जैसे एक स्फेयर होता है, बॉल, कोई भी बॉल देखो, उसको आप कहीं से भी घुमा के देखो वैसी दिखेगी, अनलेस उसमें लाइंस ना हो या कुछ डिजाइन ना हो, है ना। तो आप उस बॉल को कहीं से भी घुमा के देखो वैसी ही दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही CH4 का स्ट्रक्चर कहीं से भी घुमा लो वैसा ही दिखता है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है। आप कैसे बनाते हो, आप 2 डायमेंशन में बना देते हो, पर सही मायने में ये एक 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ अभी जो मैंने बनाया इसे बोलते हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 है ना, इसमें 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो वैसे इसका एग्जैक्ट रीजन हम अच्छे से समझेंगे जब हम इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना आया हमें। ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है। चलो, ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। क्या हुआ, बोर हो गए भाई? देखो, डिस्कशन बाद में, पहले समझ लो। पहले पता था CH4 का स्ट्रक्चर? पता था? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं पता था ना। बहुत सारे बच्चों को 12th के बाद भी नहीं पता होता। नहीं, जेन्युइनली मुझे भी नहीं पता था जब मैं 12th करके हटी थी, है ना। मैम भी नालायक थी, कोई बात नहीं, पर मैम ने फिर भी बहुत कुछ कर लिया। चलो आगे सीखो। देखो, यही तो प्रॉब्लम है ना, बहुत से टीचर्स ये चीजें सिखाते नहीं है 3D में, और जब तक आप 3D नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आता। रट तो जो मर्जी लो, समझ में नहीं आता, है ना। इसीलिए कह रही, मैं भी CH4 का स्ट्रक्चर 12th के बाद तक वैसे ही बनाती थी जैसे हमने अभी 10th के बाद बनाया। चलो ठीक है, 12th के बाद ऐसा नहीं करना ना हमें। इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की। हमने कहा जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो अट्रैक्शन बन रही है 2 अलग अलग एटम्स के बीच में, है ना। एक एटम था, दूसरा एटम था, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तब बॉन्ड बन रहा है। थोड़ा सा इस चीज को, H2 मॉलिक्यूल अभी हमने बनाया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ा तो क्या बना, H2 मॉलिक्यूल, है ना। उसकी हेल्प से समझते हैं, ये बनाया था। अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है,
है ना, एक प्रोटॉन होता है और एक उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ऐसा दिखता है हाइड्रोजन, है ना, बोहर मॉडल सीखा हमने, ऐसे ही बनाते हैं। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी एक प्रोटॉन था, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब हम समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। अब हम समझने की कोशिश करें ये अट्रैक्शन कहां से आ रही है, फंडा क्या है इस अट्रैक्शन का, है ना। उस हाइड्रोजन पे तो चार्ज ही नहीं था ना, तो उनके पास अट्रैक्शन कहां से आई, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। वही मैंने रिप्रेजेंट भी किया, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने सुना हुआ है ना। देखो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो इस प्रोटॉन को इस वाले प्रोटॉन से, दूसरे प्रोटॉन से अट्रैक्शन ले पा रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उसे इस प्रोटॉन से अट्रैक्शन मिल रही है, राइट। ऐसे ही इस वाले प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मिल रही है ना। ये अलग बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी है, ऐसा मत भूलना। देखो अट्रैक्शन है पर रिपल्शन भी है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिल रही है, पर सिर्फ एक रिपल्शन मिल रही है, जबकि दो दो अट्रैक्शंस मिल रही हैं। तो पास आने के रीजन ज्यादा है ना, गुस्सा करने के रीजन कम है। ऑल्दो इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन की रिपल्शन भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए इन दोनों को बहुत पास आना पड़ेगा। ये प्रोटॉन जब पास आएंगे तभी तो रिपेल करेंगे, इनके रास्ते में देखो कितनी भीड़ है ना, तो इनका पास आना मुश्किल है। समझ में आई ये बात? थोड़ा सा इसे ग्राफ से समझते हैं, ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि अट्रैक्शन अगर बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड किस लिए बन रहा है, स्टेबिलिटी पाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब अगर अट्रैक्शन बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं ऐसे लिख दो, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक चीज आप ध्यान से समझो, आपको आया गुस्सा, आप क्या करोगे, गुस्से में आप बहुत चिल्लाते हो, सामान उठा के यहाँ वहां फेंकते हैं कुछ लोग, है ना। गुस्से में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हम स्टेबल नहीं है उस टाइम। जिस टाइम हम गुस्से में है हम स्टेबल थोड़ी हैं, हम अनस्टेबल स्टेट में है। हम सामान यहाँ वहां फेंकते हैं, हम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, राइट। लेकिन जिस टाइम अभी आप क्लास में हो, आप शांत हो, गुस्सा नहीं है, मेरे पे तो नहीं आ रहा, है ना, तो अभी आप शांत हो, है ना। अब क्या है, आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पे क्या है, आपकी एनर्जी लो है ना। अभी आप आराम से बैठे हो, सामान तो नहीं फेंक रहे, चिल्ला तो नहीं रहे, तो आपकी एनर्जी लो है, आप स्टेबल स्टेट में हो, है ना। तो स्टेबिलिटी जो है जितनी ज्यादा होती है, एनर्जी उतनी ही कम होती है ना। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है, एनर्जी उतनी कम है। जितना आपको गुस्सा कम आ रहा है, जितने आप स्टेबल हो, उतनी आपकी एनर्जी कम है, आप आराम से बैठे हो, है ना। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी, ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी, इनवर्स रिलेशन लिख दिया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। इतना समझे हम। थोड़ा सा ऊपर बनाती हूं मैं, ये चीज समझ पाए। ये पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट है आपका और ये नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है ना। यहां पे मैं लिख रही हूं आर। आर क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। दोनों एटम्स को बॉन्ड बनाना है, दोनों को पास आना है। आर क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। और यहां मैं लिख रही हूं एनर्जी, वाई एक्सिस पे है हमारे पास एनर्जी, राइट। अब देखो ये जो दोनों एटम्स बॉन्ड बनाना चाह रहे थे, उसके लिए इन दोनों को क्लोज आना था, राइट। जब ये एटम्स दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे तो क्या हो रहा था, देखो पहले वो एक दूसरे से दूर थे। इस ग्राफ की सबसे स्पेशल बात, ये ग्राफ यहां से शुरू होता है, देखो ध्यान से सुनो। पहले एटम्स एक दूसरे से दूर थे। आर क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, है ना। यहां लिख दूं, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स।
एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, है ना। तो ज्यादा यहाँ होता है ना, ग्राफ में यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5, है ना, तो ज्यादा यहाँ होता है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है क्योंकि एटम्स पहले दूर थे, है ना। आधे लोगों को यही बात नहीं पता होती। फिर ये क्लोज आए, एटम्स धीरे धीरे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो आर कम हो रहा है, मतलब अब मैं इधर आऊंगी, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे ये क्लोज आ रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर यहाँ पे देख लो, जैसे जैसे ये क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन बढ़ रही होगी, है ना, दोनों को अट्रैक्शन मिल रही है तभी क्लोज आ रहे हैं। तो दोनों के बीच की जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, यहां से समझ में आ रहा है हमें। दोनों के बीच की अट्रैक्शन बढ़ी, एनर्जी कम होने लगी, होने लगी, होने लगी, होने लगी। एक पॉइंट ऐसा आ गया भाई, एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम अट्रैक्शन मिल चुकी है ना। एक ऐसा टाइम आ गया जब मैक्सिमम अट्रैक्शन मिल गई, मतलब क्या बन गया, क्या बना, बॉन्ड। अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहां पे मान लो बॉन्ड बन गया। देखो लालच तो बुरी बला है ना, लालच बुरी बला है। दोनों एटम्स को बड़ा लालच था, हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, हम पास आ रहे हैं। अगर मान लो गलती से उस एटम को ये लालच हो गया कि मैं और क्लोज आने की कोशिश करूं, अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियस पास पास आने लगेंगे, है ना। पहले ये दोनों एटम्स एक दूसरे के सफिशिएंटली पास थे, इसमें अट्रैक्शन इन्हें मिल रही थी, दोनों बॉन्ड बनाए हुए बैठे थे, ऑल्दो रिपल्शन भी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी थी। अब अगर ये और क्लोज आए तो भाई प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन होने लगेगी, जो कि रिपल्शन, देखो अब इसका उल्टा कर दो, रिपल्शन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब रिपल्शन बढ़ी तो एनर्जी बढ़ने लग गई। तो एकदम से अगर न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए, वैसे ऐसा नहीं होता, ग्राफ में समझाया जाता है कि अगर न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, है ना। आई बात, समझ में आई सबको, पक्का, ठीक है। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ चुके हैं हम, इसको लिख लेते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने हाफ हाफ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, क्लोज आ रहे थे, मतलब यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा थी, है ना। ये कैसा रीजन है, ये अट्रैक्शन डोमिनेंट रीजन है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है ना। फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जिस टाइम पे बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। बॉन्ड फॉर्मेशन की खास बात क्या है, इस टाइम पे देखो, पहले उसे सिर्फ अट्रैक्शन मिल रही थी, पर जब ये एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्शन भी है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो अट्रैक्शन है वो बराबर होती है रिपल्शन के। इसके बाद क्या होगा, अब एटम जबरदस्ती पास आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिपल्शंस मिलेंगी। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ क्या ज्यादा है, इस तरफ रिपल्शन ज्यादा है, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूछ सकते हो भाई, डाउट है तो पूछो, ऐसे नहीं आएगा, जब तक पूछोगे नहीं तब तक चीजें नहीं पता चलेंगी। ये आ रहा है, सच में आ रहा है, चलो। तो यहाँ रिपल्शन डोमिनेंट है ना। मैंने ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों बनाया है, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका साइन नेगेटिव होता है। इन चीजों को हम सीखेंगे पर तब जब हम थोड़ा और केमिस्ट्री जान चुके होंगे, है ना। एकदम से सारी चीजें सीखना तो मुश्किल बात होती है। इससे पहले तक जितना सीखा था वो सारा आया था, वो सब हमने 10th में सीखा हुआ है ना। उसी को आज हमने क्या किया है, सिर्फ ये समझने की कोशिश की है असल में बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे क्या राज है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन का राज खोल दिया हमने। क्या किया, एटम्स पहले एक दूसरे से दूर थे, धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आए, जैसे जैसे ये क्लोज आ रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है तभी क्लोज आ रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब बॉन्ड बन चुका होगा, जब बॉन्ड बनता है उस टाइम अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो और क्लोज आने की अगर कोशिश करेंगे, वैसे नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएंगी और एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। आया सबको, आया, इतने में कोई डाउट है, केमिस्ट्री क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है।
आज हमें पता चला केमिस्ट्री क्या होती है, 2 साल से पढ़ रहे थे, पता ही नहीं था। आज हमें पता चला बॉन्ड क्या होते हैं, कितने बना चुके पहले, पता नहीं कितने बनाए हैं, हमें ये नहीं पता था बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। तो देखो यही प्रॉब्लम है, पढ़ते सब लोग हैं, डिफरेंस क्या है, आप लोग कभी सोचते नहीं हो कोई चीज क्यों हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सोचने पे ध्यान देना है। और इंटीग्रेटेड बैच की अच्छी बात यह है, आप लोग इंटीग्रेटेड ज्वाइन करोगे राइट, इसकी अच्छी बात यह है कि आप लोग को हम ही लोग बोर्ड की भी तैयारी कराएंगे और हम ही लोग आपको एंट्रेंस की भी तैयारी कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आपको देखो 2 टीचर से पढ़ोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज होगे, हो सकता है कोई और टीचर इसे ऐसे सिखाए ना, हर टीचर का अपना मेथड होता है ना। 2 टीचर से पढ़ते हो तो डेफिनेटली कंफ्यूज होते हो राइट। तो अगर एक ही इंसान आपको सब कुछ सिखाएगा तो आपको वो चीज ज्यादा क्लियर होने लगेगी, है ना। मैं 2 बार सिखा दूंगी, ज्यादा समझ में आएगा, कोई और मैं सिखाऊंगी फिर कोई और टीचर आके सिखाएगा तो कंफ्यूजन होगी, है ना। तो ये फायदा होता है बस इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन करने का। खैर इतना आया हमें, सब क्लियर है। चलो इसके आगे की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, क्लोज करें। ओके देन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ